हेलो एवरीवन, चलिए शुरुआत करते हैं हम अपना द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप टैग 2008। और इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन हमारा क्या कहता है? इंट्रोडक्शन हमसे ये कहता है कि भाई जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है ना, उसने इस एलएलपी एक्ट 2008 को नोटिफाई किया था 9 जनवरी 2007 में। 9 जनवरी 2007 में एलएलपी एक्ट को लॉ एंड जस्टिस ने नोटिफाई किया था। ठीक है जी, नोटिफाइड किया था। और इसके बाद पार्लियामेंट में इस बिल को असेंट मिली थी। द एलएलपी एक्ट को, ये जो बिल बना, इसको पार्लियामेंट में जब असेंट मिली थी ना, वो दिन था पार्लियामेंट में जिस दिन इसको पास किया गया था, वो था 12 दिसंबर 2008। और प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट इस बिल पे कब दी थी? 7 जनवरी 2009। 7 जनवरी 2009 को प्रेसिडेंट ने असेंट दी थी इसके ऊपर। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप टैग 2008। ठीक है जी, ये था इसकी हिस्ट्री। चलिए, अब हमने इसकी हिस्ट्री बात कर ली है, तो अब आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ और चीज़ें भी जान लेते हैं। जैसे कि द लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 2008 के अंदर अमेंडमेंट आई थी। और अमेंडमेंट कब आई थी? 2021 में। 2021 में अमेंडमेंट आई थी, और ये अमेंडमेंट आई थी 13 अगस्त ऑफ 2021। ठीक है जी, और हमारी वीडियोस में आपको एलएलपी के बारे में जो कुछ भी बताया जाएगा, जितने भी लेक्चर्स में बताया जाएगा या जितने भी वीडियोस में बताया जाएगा, वो पूरी तरह से अमेंडेड पार्ट आपको बताया जाएगा। जो अब अमेंड हो चुका है वही आपको बताया जाएगा। चलिए जी, आगे बात करते हैं। आगे हम एलएलपी में देखते हैं कि एलएलपी का जो पूरा एक्ट है ना, इस पूरे एक्ट में 81 सेक्शन है और 4 शेड्यूल्स हैं। 81 सेक्शन है और 4 शेड्यूल्स हैं। ठीक है जी, इसमें जो इसका फर्स्ट शेड्यूल है ना, वो डील करता है किसके साथ? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर। पार्टनर्स के आपसी ड्यूटी क्या है, आपस में क्या उनकी राइट्स हैं, उनके बारे में शेड्यूल फर्स्ट डील करता है। और फर्स्ट शेड्यूल हमें क्या बताता है? एज वेल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी के बारे में भी हमें वो बताता है फर्स्ट शेड्यूल। और हमें ये भी बताता है कि पार्टनर्स के एलएलपी के साथ क्या ड्यूटी एंड राइट्स हैं, एलएलपी के पार्टनर्स के साथ क्या ड्यूटी एंड राइट्स हैं, पार्टनर के आपस में क्या ड्यूटी एंड राइट्स हैं। ये सब फर्स्ट शेड्यूल डील करता है और हमें बताता है। वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट, पार्टनर्स की जो ड्यूटी है ना, वो आपस में एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, उसके ज़रिए तय की जाती है किस पार्टनर की क्या ड्यूटी है या किस पार्टनर का कितना शेयर्स रहेगा। ये सारी चीज़ें इसके ज़रिए तय की जाती हैं। आपस में उनकी ड्यूटी वगैरह इसी से तय होती है, फॉर्मल एग्रीमेंट से। अगर ये उस टाइम पे ना बनाया हो, पार्टनर्स ने एलएलपी के अंदर फॉर्मल एग्रीमेंट कुछ भी ना बनाया हो ड्यूटीज़ को डिफाइन करने के लिए, तो उस टाइम पे एलएलपी का खुद का शेड्यूल फर्स्ट के अंदर एक फॉर्मेट है जो पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ को बताता है, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। इसका सेकंड शेड्यूल है, वो किस चीज़ के बारे में बताता है? वो डील करता है कन्वर्शन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। ये हमें सेकंड जो शेड्यूल है इसका, वो बताता है कि एक फर्म को कैसे एलएलपी में कन्वर्ट करना है, एक फर्म को कैसे एलएलपी में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, और इसका जो थर्ड शेड्यूल है ना, थर्ड शेड्यूल हमें ये बताता है, थर्ड शेड्यूल जो है वो डील करता है कन्वर्शन ऑफ प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके बारे में थर्ड शेड्यूल बताता है। और जो फोर्थ शेड्यूल है ना, वो डील करता है किस बारे में? कन्वर्शन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, नॉट लिस्टेड। ठीक है, अनलिस्टेड, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी कैसे बनाना है। अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के बारे में एक छोटा सा मैं बात बता दूँ, ये क्या होती है। एक ऐसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसके शेयर्स किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अभी तक लिस्ट नहीं हुए हैं, वो पब्लिक कंपनी एक एलएलपी में कन्वर्ट कैसे करनी है, उसके बारे में फोर्थ शेड्यूल डील करता है, फोर्थ शेड्यूल हमें बताता है। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिंग की बात करूं कि भाई एलएलपी का एडमिनिस्ट्रेटिंग का, एलएलपी जो एक्ट है ना, इसका एडमिनिस्ट्रेटिंग का टास्क किसको दिया गया है, किस पे ट्रस्ट किया गया है इस बारे में, तो वो है अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स यानी कि एमसीए, और आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इंटरेस्टेड किया गया है किस बारे में? द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी, कि भैया एलएलपी एक्ट का
एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? एमसीए और आरओसी कर सकते हैं, ठीक है जी। और अथॉरिटी किसको दी गई है कि भाई इससे रिलेटेड रूल्स में, रेगुलेशंस में हमें जो ये चेंजेस आने हैं या फिर चेंजेस करता है, वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू फ्रेम रूल्स, रूल्स बना सकता है, एंड रिलेटेड टू द एलएलपी, विद रिगार्ड्स टू एलएलपी, एलएलपी के लिए रूल्स कौन फ्रेम कर सकता है, कौन उनमें अमेंडमेंट कर सकता है, एंड कैन अमेंडेड बाय देम, कौन कर सकता है? बताओ भाई, कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी है कि वो एलएलपी के रूल्स को फ्रेम भी कर सकता है, उनमें अमेंडमेंट भी ला सकता है, और उसकी नोटिफिकेशन वो हमें कैसे देगा? नोटिफिकेशंस इन द ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल गजट में वो नोटिफिकेशन देके आम लोगों तक वो अपडेट्स पहुंचा सकता है कि उन्होंने क्या अमेंडमेंट करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन कब आनी चाहिए ऑफिशियल गजट में? टाइम टू टाइम, जैसे अमेंडमेंट होती जाएगी वैसे वैसे ऑफिशियल गजट में हमें नोटिफिकेशन दिखती जाएंगी, ठीक है। इसके अमेंडमेंट के बारे में पता चलता जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, इट इज़ ऑल्सो टू बी नोटेड दैट द पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट एप्लीकेबल टू द एलएलपी। एलएलपी पे पार्टनरशिप एक्ट है ना अपना 1932, वो एप्लीकेबल नहीं है, मतलब पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी पे नहीं लगता है और ना ही लगेगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं इसकी नीड, कि भाई एलएलपी लाने की नीड क्यों पड़ी, क्यों हमें एक नया एक्ट लाना पड़ा, एलएलपी क्यों लाना पड़ा। तो भाई एक बात बताओ, एलएलपी आने से पहले क्या होता था? अगर किसी पर्सन को लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस करना है तो उसके पास कुछ ही रास्ते थे, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, अगर सिंगल पर्सन होगा तो वो क्या कर सकता था? सिंगल पर्सन होगा तो क्या कर सकता? प्रोपराइटरशिप चला सकता था, ठीक है जी, प्रोपराइटर बन के काम कर सकता था। अगर दो से ज़्यादा बंदे हैं तो उनको क्या करना पड़ता था? या तो कंपनी बनाओ, अगर दो से ज़्यादा बंदे हैं, टू और मोर, ठीक है, टू और मोर, अगर टू और मोर पर्सन है तो उनको क्या करना पड़ता? या तो कंपनी फॉर्म करनी पड़ती, या फिर उनको बनाना पड़ता था क्या? पार्टनरशिप। उन दोनों में से किसी एक रास्ते को चुनना पड़ता था। अब जब वो कंपनी को चुनते तो उनके पास क्या था? ये बहुत सारे कंप्लाइंसेस पूरे करने हैं, ठीक है जी, बहुत सारे कंप्लाइंसेस, काफ़ी लंबा प्रोसेस, इतने सारे कंप्लाइंसेस होते थे जिसको कोई भी इतनी जल्दी सी ना उसके खर्चे नहीं उठा पाता, इनिशियली उनके खर्चे नहीं उठा पाता, या कंपनी के लिए वो लोग फिर यहाँ पे उनका मन मर जाता था कि यार नहीं, नहीं करेंगे बिजनेस, या फिर उनको पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में जाए तो यहाँ एक प्रॉब्लम ये थी कि भैया यहाँ पे जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे क्या थी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ इनको अनलिमिटेड लाइबिलिटी मिल रही थी। तो भैया यहाँ जाएंगे और गलती से बिजनेस डूब गया तो पर्सनल असेट्स भी गिरवी रख दिए जाएंगे, तो ये भी नहीं करते थे। तो इंडिया में नए बिजनेसेस और जो ये थी ना एंटरप्रेन्योरशिप, ये कम हो रहे थे। कोई नए बिजनेस में आने के लिए ना रिस्की लगता था लोगों को, बिजनेसेस में आना नहीं चाहते थे। लेकिन जब से एलएलपी आया तो उन लोगों को इंकरेजमेंट मिला, ठीक है जी। जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, नए नए लोग होते हैं जो इस चीज़ को बिजनेस करना चाहते हैं आगे, वो क्या करते हैं? दो से ज़्यादा लोग होते हैं, एक एलएलपी फॉर्म करते हैं और अपना स्टार्ट कर देते हैं। एलएलपी हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? एलएलपी ना हमें अच्छी बातें जो कंपनी की थी वो भी दे देता है, मतलब एक लीगल कॉर्पोरेट दे देता है हमें, ठीक है ना, लीगल कॉर्पोरेट बॉडी दे देता है। और यहाँ पे ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला हिस्सा छोड़ के बाकी सारा कुछ यहाँ से दे देता है, फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप दे देता है। कुछ बंदे आपस में आते हैं, मिलते हैं, काम करते हैं, अब वो पर्सनल लाइबल नहीं होते हैं क्या एलएलपी के अंदर। तो कुछ फीचर्स कंपनी से उठाए, कुछ फीचर एलएलपी से उठाए और बना दिया एक नया एक्ट जिसको बोला गया एलएलपी। ये ज़रूरत पड़ी थी भाई एलएलपी की हमें, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे, ये समझ में आ गया है तो अब समझते हैं हम एलएलपी का मीनिंग, ठीक है जी। अब एलएलपी के जब मीनिंग की हम बात करते हैं तो क्या है? देखो जी, एलएलपी ना एक न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। एलएलपी एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस है, न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी है, न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी मतलब बिजनेस, लीगल बिजनेस करने का एक नया तरीका है, ठीक है ना। किसके साथ? विथ लिमिटेड लाइबिलिटी, कि भैया आपकी लाइबिलिटी है ना
वो लिमिटेड रहेगी। ठीक है जी, आप लीगल बिजनेस कर सकते हो एक नए तरीके से, और आपकी लाइबिलिटी जो है वो क्या रहेगी, लिमिटेड। ठीक है, इसके साथ और हमें क्या पढ़ना है, देखो इट इज़ एन अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव बोले तो ऑप्शनल। ठीक है जी, इट इज़ अ ऑप्शनल कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। यहाँ पे ऐसा क्यों बोला बिजनेस व्हीकल, बिजनेस तो व्यापार, और व्हीकल के मतलब एक तरीका है बिजनेस को चलाने का, एक अल्टरनेटिव बिजनेस कॉर्पोरेट को चलाने का तरीका है, जिसके अंदर क्या है, दैट नॉट ओनली गिव्स द बेनिफिट ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी, ये यहाँ पर सिर्फ हमें लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट नहीं देता है। ठीक है, इसके साथ और भी चीज़ें देता है, क्या देता है, एट लो कंप्लाइंस। यहाँ पे कंप्लाइंसेस क्या है, एट लो कॉस्ट, लो कॉस्ट पे कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे कॉस्ट बचे जाती है, अब कंपनी खोलेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, बट अलाउ इट्स पार्टनर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एज अ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। और यहाँ पे एक उनको फ्लेक्सिबिलिटी भी दे देता है पार्टनर्स को, कि जैसे पार्टनरशिप में ट्रेडिशनल पार्टनरशिप थी ना अपनी, पार्टनरशिप टैग, वहाँ पे जैसे पार्टनर्स होते थे इजीली फॉर्म कर पाते थे, ऐसे यहाँ पे भी इजीली फॉर्म कर पाएंगे एलएलपी को। ठीक है, अब एलएलपी के पास क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी के पास क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। इसका मतलब है कि पार्टनर्स अलग हैं और एलएलपी अलग है। एलएलपी चाहे तो अपने खुद के नाम पे असेट्स ओन कर सकती है, केस लड़ सकती है। ठीक है, जैसा कि हमने कंपनी में पढ़ा था। सबको एक ही राय देता हूँ कि पहले आप पार्टनरशिप पढ़ो। ठीक है जी, पार्टनरशिप एक्ट को पढ़ लो, और उसके बाद कंपनीज एक्ट को पढ़ लो, और उसके बाद जब आप इसको और इसको पढ़ लोगे ना, उसके बाद एलएलपी को पढ़ो, तो आपको एलएलपी बहुत इजीली समझ में आएगा, और हर चीज़ आपके दिमाग में एकदम खटाक से इंटरप्रेट करेगी। ठीक है, अब कहता है, will the LLP itself will be liable for the full extent of its assets। जो LLP है ना, वो तो पूरी की पूरी लाइबल रहेगी, जहाँ तक उसकी असेट्स है वहाँ तक लाइबल रहेगी। द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर विल बी लिमिटेड, लेकिन पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है ना वो लिमिटेड रहेगी। ठीक है, यहाँ पर्सनली पार्टनर लिमिटेड नहीं होगा। ठीक है, सिंस LLP कंटेन्स एलिमेंट ऑफ बोथ, LLP है ना उसके पास दोनों एलिमेंट वो कंटेन करता है। कौन कौन से एलिमेंट, पहला तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, तभी आपको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मिल जाता है एक तो कंपनी जैसा, एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म, और आपको पार्टनरशिप फर्म के जैसा भी स्ट्रक्चर मिल जाता है। ठीक है जी, एज वेल एज अ पार्टनरशिप फर्म स्ट्रक्चर। एलएलपी को क्या बोला जाता है, एलएलपी को बोला जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड किसका, कंपनी एंड एलएलपी का, कंपनी एंड एलएलपी का ये हाइब्रिड फॉर्म है। आपको समझ में आया कि भाई एलएलपी का मीनिंग क्या है, क्या होती है एलएलपी, आपको समझ आ गया। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, फिर इसके आगे की बातें करेंगे। जब तक वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।